हेलो एवरीवन। आज मेरा विषय कविता वे आंखें, जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। आज मैं इसी कविता पर चर्चा करूंगी, व्याख्या और व्याख्या के साथ साथ इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। इससे पूर्व संक्षिप्त परिचय कवि का हम जान लेते हैं। पंत जी का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था और इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, जो इस समय उत्तराखंड में आता है, अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शुरुआत की पढ़ाई कोसानी के गांव में और उसके बाद उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में इन्होंने पूर्ण की। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से ये प्रभावित हुए और इन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद पंत जी स्वतंत्र लेखन में आ गए। पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, काव्य ग्रंथ जो हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। नाटक रजत रश्मि, ज्योत्सना और शिल्पी। उपन्यास हार। पहले कविता का संक्षिप्त सारांश मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं। प्रस्तुत कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर पंत जी ने करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही नहीं, उसके बाद की स्थिति भी यदि देखी जाए तो किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने उनके साथ कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की अनेक परतें खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का एक ढांचा भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कविता का पहला अंश है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उस मझधार आज संसार कगार, सदृश वह खिसका। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने शोषित किसान की गड्ढों सी धसी आंखों में अंधेरी गहरी गुफाओं के दर्शन किए। वह स्थिति बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही थी। गहराई तक निराशा ही निराशा उन आंखों में कवि को दिख रही थी, जिनसे या जिसको देखकर कवि के मन में अनजाना सा, अज्ञात सा भय उत्पन्न होता है और कवि को ऐसा लगता है कि उनमें दूर दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता और दुख का मौन रुदन व्याप्त है, भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी भी दिखाई देती है। किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में
उन अपने खेतों का स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के मझधार में बीच में छोड़ दिया और स्वयं किनारे की तरफ बहकर उससे दूर निकल आए हैं। यानी सबने उसे अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि किसान ने महाजन से कर्ज लिया था, जिसके कारण से वह मूलधन भी नहीं चुका पाया और उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज लगता गया, जिसके कारण आज उसके पास ना उसकी अपनी खेती है, ना परिवार रह गया है, ना उसके बैल जो खेती का आधार होते हैं, बैल गाय, आज उसके पास अपना मकान परिजन कोई भी शेष नहीं रह गया है। इसीलिए उसकी आंखों में दूर तक गहरी निराशा दिखाई देती है, जिसको देखकर कवि का मन अनजाने भय से भयभीत हो उठता है। प्रस्तुत काव्यांश में विशेष है किसान की उपेक्षा का मार्मिक वर्णन किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है, कगार सदृश में भी उपमा अलंकार है, दारुण दैन्य दुख अनुप्रास अलंकार है, भाषा में लाक्षणिकता है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, काव्यांश की भाषा में प्रवाह है। इस काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, कवि किसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है और क्यों? कवि उस शोषित किसान के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं जिसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी हैं और वे अंधेरी गुफा के समान भयभीत कर देने वाली प्रतीत हो रही हैं, कवि को डरावनी लग रही है। उसकी आंखों में गहराई तक निराशा ही निराशा दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, पहले किसान की दशा कैसी थी, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया है? पहले किसान की दशा अच्छी थी, वह स्वाधीन था, उसके खेत, उसका परिवार, सब कुछ उसका अपना था, हंसता खेलता उसका परिवार था, लहलहाती खेती थी, वह अपनी खेती का स्वयं मालिक था, आत्म गर्व से भरा रहता था। आज उसकी हालत बहुत दयनीय है। उसकी दीन दशा के कारण समाज में सभी लोगों ने उस किसान से मुंह फेर लिया है। उसका साथ देने वाला आज उसके पास कोई भी नहीं है। और इस काव्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है, किसान की आंखों के विषय में कवि क्या कहता है? किसान की आंखों के विषय में कवि कहता है कि किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती हैं। इनको देखने से मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे उनमें बहुत दूर तक कष्टप्रद दयनीयता का भाव और दुख का रुदन व्याप्त है। कुल मिलाकर कवि ऐसा मानते हैं कि किसान की आंखों में भयानक गरीबी दूर तक फैली हुई है, व्याप्त है। दूसरा काव्यांश है, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण से आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कार कोनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि के दुखों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि कवि की आंखों में आज भी उन खेतों का गर्व, स्वाभिमान देखा जा सकता है जो कभी उसके अपने हुआ करते थे, अर्थात जब वह स्वाधीन किसान था। और उसके पुत्र का वर्णन किया है जो आज भी उसको रह रहकर याद आता है, क्योंकि महाजन के जो कारिंदे थे, कारकुन थे, उन्होंने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उसके पुत्र को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष
उसके लहलहाते हुए खेत फसल दौड़ जाते हैं, जबकि अब वह उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है या छीन ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में उनकी हरियाली या लहलहाती हरियाली में किसान के जीवन के सारे सुख विद्यमान थे। वह प्रसन्न रहता था और वह खेती उसे, उसके परिवार को, उसके जीवन को सुखमय बनाने वाली थी। आज वह सब कुछ उससे छिन गया है, समाप्त हो गया है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया है। किसान की आंखों में उसकी आंखों का तारा मुहावरा है, यानी प्यारा पुत्र अक्सर घूमता रहता है। उसे वह दृश्य भी याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी। बड़े दुख का विषय है यह, और इस दुख को वह बार बार याद करता है और दुखी होता रहता है। पंक्तियों में विशेष है, प्रस्तुत पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पिटकर किसान के पुत्र में दृश्य बिंब विद्यमान है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार विद्यमान है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। भाषा में लाक्षणिकता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? खेती के कारण किसान का जीवन सुखमय था, खुशहाल था। खेतों में लहलहाती हरियाली उसे सुख प्रदान करने वाली थी, उसके जीवन को सुखमय बनाने वाली थी, तथा किसान की आवश्यकताएं भी उसी खेती से पूरी हो जाती थी। सेकंड क्वेश्चन आता है, आंखों का तारा कौन था? आंखों का तारा उसका यानी किसान का इकलौता पुत्र था। वह किसान की आंखों के सामने क्यों घूमता रहता है? वह किसान की आंखों के सामने इसलिए घूमता रहता है क्योंकि उसकी हत्या जमींदार के कारिंदों ने कर्ज न चुकाने की परिस्थिति में पीट पीट कर, लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। आज उसके मारने वाला दृश्य तथा उसकी आंखों का तारा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है, उसे नजर आता रहता है। कारकुनों ने क्या किया था? कारकुन यानी जमींदार के कारिंदे, जो उसके पास काम करने वाले उसके कर्मचारी होते हैं। कारकुन जमींदार के कारिंदे होते हैं। वे जमीन पर कब्जा करने का काम करते हैं और उन लोगों की जमीन पर कब्जा करते हैं जो लोग उस जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाते हैं। क्योंकि यहां किसान ने उस जमींदार का कर्ज नहीं चुकाया था, इसीलिए उन कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। तीसरा काव्यांश है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। प्रस्तुत पंक्तियों में महाजन ने किसान से ब्याज और मूल धन लेने के लिए उसका एक एक चीज, गाय, बैलों की जोड़ी, घर, उसके खेत, बेटे को पीट कर मार डाला था। और आगे जो बताया गया है अगली पंक्तियों में, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूं। किसान के पास बड़े अभाव की स्थिति हो जाती है और उसकी पत्नी एक पुत्री को जन्म देती है, तो वह उपचार न करवाने पे मर जाती है। 2 दिन बाद वह बच्ची, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, वह भी मर जाती है।
पुत्र को लाठियों से पीट कर मार डालते हैं। उसकी पुत्रवधू को एक दिन कोतवाल थाने में बुलवाता है, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण वह दुखी होकर घर नहीं जाती बल्कि रास्ते में ही कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। बड़ी भयावह स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन यानी मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को भी नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण की ब्याज की पाई पाई उसने वसूल की, कुछ भी नहीं छोड़ा। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया गया, क्योंकि बैल कृषक जीवन का आधार होते हैं। बैलों के द्वारा ही खेती की जाती है। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, क्योंकि उसके पास उसके रोजगार का साधन अब नहीं रहा, वह भी उससे महाजन के द्वारा छीन लिया गया। किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम उजली, और वह किसान के अतिरिक्त किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी। केवल किसान ही था जो दूध निकाल सकता था। मजबूरी के कारण किसान को अपनी उस प्यारी गाय को भी, दुधारू पशु को भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत पीड़ा महसूस करता है, बहुत व्यथित होता है, और ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने लगातार नाचते रहते हैं। उसकी सुख भरी खेती आज उजड़ चुकी है और वह इसी कारण से निराश और हताश है। प्रस्तुत काव्यांश में विशेष किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव चित्रण किया गया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल और गाय बेचने का दृश्य बड़ा करुणापूर्ण है। घर द्वार की कोड़ी ने न किसे कब आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना, मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। देशज शब्द बर्धों का सटीक प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश साकार हो उठता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है, महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए। महाजन ने किसान से अपने ऋण की वसूली के लिए उसके खेत, घर, उसके पशु तक नीलाम कर दिए। ब्याज की वसूली के लिए उसने किसान को बेघर कर दिया और अपनी ब्याज की कोड़ी कोड़ी तक वसूल की। सेकंड क्वेश्चन है, उजरी कौन थी? किसान उसे इतना याद क्यों करता है? उजरी किसान की प्रिय दूध देने वाली गाय थी। वह किसान के अतिरिक्त घर के किसी और सदस्य को अपने पास दूध दोहने के लिए आने नहीं देती थी। इसी कारण से किसान को आज भी उसकी बहुत याद आती है। तीसरा प्रश्न है, किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई? किसान ने लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लिया था। इसके बाद वह अपना कर्ज चुका ही नहीं पाया। उसका सब कुछ नीलाम कर दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि उसके सुख की खेती उजड़ गई। चौथा काव्यांश है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुध मोही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी जद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। प्रसंग वही बताया गया है कि बिना देखभाल के
बिना दवा उपचार के पत्नी की मृत्यु हो जाती है प्रसव काल में। उसके बाद 2 दिन बाद दूध पीने वाली बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, वह भी मर जाती है। और पुत्रवधू, उसे कोतवाल ने बुलवाया, उसके साथ अभद्र अशिष्ट व्यवहार किया, जिसके कारण से उसने भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसान का पूरा परिवार उस कर्ज के कारण, उस कर्ज को न चुका पाने के कारण उजड़ गया। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी पत्नी दवा के अभाव के कारण मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह अपनी पत्नी का बीमारी के समय इलाज भी नहीं करवा पाया। यह सोचकर उसकी आंखों में आज भी आंसू भर आते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे भी पति को मारने वाली समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को ही हत्या का जिम्मेदार या मृत्यु का जिम्मेदार उस समय के समाज में मान लिया जाता था। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार बिखर कर रह गया, या यूं कहें कि उसके सुख की खेती पूरी तरह से उजड़ गई। काव्यांश में विशेष है किसान की गरीबी, शोषण, उसकी लाचारी का सजीव वर्णन किया गया है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहज बना देता है। दवा, दर्पण, 2 दिन आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का भी पता चलता है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। पुलिस के अत्याचारों का वर्णन यहाँ किया गया है। काव्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, किसान की पत्नी और बच्ची की मृत्यु का कारण क्या था? किसान की पत्नी किसान की आर्थिक स्थिति के अभाव के कारण चल बसी थी, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं था, उसका इलाज करवाने की उसकी स्थिति नहीं थी और पत्नी बीमार थी। इलाज ना करवा पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी बेटी जो अभी 2 ही दिन की थी, अपनी माँ के दूध पर आश्रित थी। माँ के बढ़ने के बाद उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा। इसी कारण से 2 दिन बाद वह भी मर जाती है। सेकंड क्वेश्चन आता है, किसान की आंखें भर आने का क्या कारण था? आर्थिक अभावों के कारण किसान अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज नहीं करवा पाया, जिसके कारण से वह मर जाती है। अपनी इस विवशता को सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। और इस काव्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न है, किसान की पतोहू ने आत्महत्या क्यों की? किसान की पतोहू अर्थात पुत्रवधू पर कोतवाल की बुरी नजर थी। उसने उसे थाने में बुलवाया तथा उसका शारीरिक शोषण किया। इस कलंक और विवशता के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और आज का हमारा अंतिम काव्यांश है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। प्रस्तुत काव्यांश में उस समय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन यहाँ दृष्टांत होता है कि महिलाओं को पैर की जूती के समान माना जाता था। मर गई कोई बात नहीं,
दूसरी आ जाएगी। परंतु किसान की आंखों में आज भी उसका पुत्र, उसकी आंखों का तारा जब याद आता है तो उसकी छाती फटने को आती है, सांप लौटने लगते, यानी वो बेचैन हो उठता है। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का कोई विशेष दुख नहीं है, शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो कोई बात नहीं, दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है। परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं, छाती फटने को आती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट, पीड़ा महसूस होती है। किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक दिखाई देती है, प्रसन्नता उसके चेहरे पर लहर जाती है, या प्रसन्नता की लहर उसके चेहरे पर दौड़ जाती है। परंतु अगले ही क्षण जब यथार्थ उसके सामने आता है, या जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़कर रह जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है, जो बहुत पीड़ाकारी है, कष्टप्रद है। पंक्तियों में विशेष है, पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है। वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव चित्रण किया गया है, सजीव प्रयोग किया गया है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्यांश को पढ़कर ग्रामीण परिवेश साकार हो उठता है। काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, किसान के मन में सर्वाधिक दुख किसका है? किसान के मन में सर्वाधिक दुख अपने जवान बेटे की मृत्यु का है। उसकी याद आते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वह ही खेती में उसका एकमात्र सहारा था और उसकी आंखों का तारा भी था। दूसरा प्रश्न है, किसान की आंखों में चमक आने का कारण स्पष्ट कीजिए। जब किसान अपने पुराने सुखमय दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। लहलहाते खेत, घर द्वार, बैल, गाय, जवान बेटा, पूरा उसका परिवार, उस समय उसका जीवन सुखमय था, जो आज भी याद करने पर उसे सुख और प्रसन्नता प्रदान करता है, भले ही वह क्षण भर के लिए है। अंतिम प्रश्न है, वास्तविकता का आभास होने पर किसान को कैसा अनुभव होता है? वास्तविकता का आभास होने पर किसान का सुख दुख में बदल जाता है और उसकी यादें, जो सुखद यादें हैं, वो तीखी नोक के समान उसके हृदय में चुभन पैदा करने वाली हैं, दुख और पीड़ा को बढ़ाने वाली है, जिसके कारण से उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रसंग हमारा आता है काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों में पहला पैराग्राफ काव्यांश अंधकार की गुहा सरीखे से शुरू होता है। संसार कगार सदृश बह खिसका पर आधारित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तथा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, भाव सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वह हताश, निराश और उदासीन है। समाज द्वारा उसकी उपेक्षा किया जाना सर्वथा अनुचित है। शिल्प सौंदर्य। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख अनुप्रास। संसार कगार सदृश उपमा अलंकार। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में करुण रस है। संसार में विशेषण विपर्य अलंकार है
तथा भाषा में लाक्षणिकता है। सेकंड काव्यांश लहराते वे खेत द्रगोमय से शुरू होकर गया जवानी ही में मारा पर आधारित भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तथा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य प्रस्तुत पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का सजीव वर्णन किया गया है। जमींदार किसानों की जमीन पर कब्जा करते हैं तथा विरोध करने पर युवाओं की हत्या तक कर दी जाती है। शिल्प सौंदर्य तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। हंसना प्रसन्नता का परिचायक है। भाषा में लाक्षणिकता है। आंखों का तारा, आंखों में घूमना मुहावरे का सशक्त प्रयोग किया गया है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने के में दृश्य बिंब साकार हो उठा है। तीसरा काव्यांश बिका दिया घर द्वार से आरंभ होकर उजड़ गई जो सुख की खेती पर आधारित पहला प्रश्न भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और दूसरा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में महाजनी शोषण की मर्म स्पर्शी झलक देखने को मिलती है। किसान से कर्ज वसूली के लिए किसान के खेत, घर आदि सब कुछ नीलाम करवा दिया जाता है, बिकवा दिया जाता है। ब्याज की वसूली के लिए बैल तक उसके नीलाम करवा दिए जाते हैं। शिल्प सौंदर्य बैलों की कुर्की जैसे दृश्य करुणापूर्ण है। किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। बर्धो शब्द से ग्रामीण परिवेश प्रस्तुत हो जाता है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। उजरी किसे कब पास दुहाने आने देती में प्रश्न अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है। और इस अंक का अंतिम काव्यांश बिना दवा दर्पण के घरनी से आरंभ होता है। डूब कुएं में मरी एक दिन पर आधारित क्वेश्चन 1 भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए एंड सेकंड शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य प्रस्तुत काव्यांश में किसान की दैन्य स्थिति, फटेहाली, उसकी विवशता, शोषण का सजीव वर्णन किया गया है। अभाव के कारण पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो जाती है। पुलिस द्वारा पुत्रवधू का शोषण किया जाता है, फिर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। आदि परिस्थितियां किसान की विवशता को, लाचारी को व्यक्त करने वाली हैं। पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोषी मानना भी समाज की रुग्ण अर्थात बीमार मानसिकता का परिचायक है। शिल्प सौंदर्य करुण रस की अभिव्यक्ति की गई है। खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा प्रवाहमयी है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया गया है। दवा दर्पण 2 दिन में मरी आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी, कोतवाल, पतोहू आदि शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण परिवेश सशक्त या प्रत्यक्ष साकार हो उठता है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी कविता के अभ्यास प्रश्न और उत्तर लेकर आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।